1911 में दिल्ली दरबार हो रहा है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेरेमनीज है ब्रिटिश एम्पायर की। ये सेरेमनी कराई जा रही है किंग जॉर्ज द फिफ्थ के लिए, जो हिंदुस्तान के एम्परर हैं। इस सेरेमनी का मकसद है अंग्रेजों की पावर दिखाना सबके सामने। इस सेरेमनी में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की रॉयल्टी को ऑर्डर दिए गए थे कि उनको किंग जॉर्ज द फिफ्थ के सामने 3 बार झुककर उनका सम्मान करना है और वहां से बिना मुड़े ही पीछे चले जाना है, ये दिखाने के लिए कि इस देश में किसका कंट्रोल है। ये सेरेमनी इतनी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हर चीज पर नजर है कि कुछ गलत ना हो जाए। कई इंडियन राजकुमार आते हैं और किंग जॉर्ज द फिफ्थ के सामने 3 बार अपना सर झुका के चले जाते हैं। फिर बारी आती है बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ द थर्ड की। उन्होंने वो पूरी सेरेमोनियल ड्रेस पहनी नहीं है जो उनके जैसे रूलर से एक्सपेक्टेशन होती है। वो स्टेज पर जाते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए अपना थोड़ा सा सर झुकाते हैं, पर उतना नहीं जितना रूल्स में दिया गया है, और फिर वो जल्द अपनी पीठ ब्रिटिश एम्पायर के किंग और क्वीन के सामने मोड़ लेते हैं और बिना वेट करे उधर से चले जाते हैं। ये चीज कुछ सेकंड्स के लिए लास्ट करती है, पर इसका इम्पैक्ट इमीडिएट है। सयाजी ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर रहे हैं और अपनी जिंदगी भर उन्होंने कई चीजें करी इस चैलेंज को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने कई हुजूर हुक्म दिए जो स्कूल्स, टीचर्स और गांव की डेली फंक्शनिंग के बारे में थे, जिससे वो ब्रिटिश एम्पायर को सबक सिखा सके। ब्रिटिश ऑफिशियल को कई खबरें मिलती हैं कि बड़ौदा के महाराजा बस स्टेट को रिफॉर्म ही नहीं कर रहे, बल्कि राष्ट्रवाद की फीलिंग भी प्रमोट कर रहे हैं। वो उन कई लोगों को नौकरियां देते हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग देते हैं जो पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाती है। इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, फाइलें ओपन करी जाती है और उनके कम्युनिकेशन टैप करे जाते हैं उनके खिलाफ एक केस बनाने के लिए। पर अंग्रेजों का केस एक कोलैप्स हो जाता है और इसी मोमेंट में वो रियलाइज करते हैं कि उस छोटे से लड़के को जिसको उन्होंने चुना था बड़ौदा का महाराजा बनने के लिए, वो उनकी उंगलियों पर नाचेगा नहीं। ये कहानी है एक रेवोल्यूशनरी लीडर और महाराजा की, जिसके लिए हमने 2 मेन किताबें पढ़ी, वी.के. चावड़ा की सयाजी राव गायकवाड़ द थर्ड और उमा बाला सुब्रमण्यम की द महाराजा ऑफ बड़ौदा। इन बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 1870 में बड़ौदा की स्टेट में तहलका मचा हुआ है। उधर के प्रिय महाराजा खंडेराव गायकवाड़ की मृत्यु हो गई है और उनकी महारानी जो पेट से हैं वो विधवा बन गई। इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए महाराजा के भाई मल्हर राव राज्य पर कब्जा जमा लेते हैं। उनको हुकूमत तो मिल जाती है, पर अंग्रेजों की नजर में उनको सरकार चलानी नहीं आती। पूरे राज्य में कंप्लेंट्स दर्ज करी जाती हैं कि लोगों को रैंडमली जेल भेजा जाता है, ऑफिशियल्स को टॉर्चर किया जाता है, लोगों पर फालतू का भारी टैक्स लगाया जाता है, सोल्जर्स की पगार कम कर दी जाती है और महल में कई कर्मचारियों से फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है। मार्च 1873 में कर्नल फेयर को बड़ौदा का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है। इमीडिएटली कर्नल रिपोर्ट करते हैं कि बड़ौदा में सरकार बहुत बेकार काम कर रही है। जैसे समय बीता है, कर्नल और मल्हर राव के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ता रहता है। उसी साल एक इंक्वायरी बिठाई जाती है और 3 ऑफिशियल्स बड़ौदा की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कमीशन कंक्लूड करता है कि वैसे तो अंग्रेजों के इंटरेस्ट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, पर मिस गवर्नेंस इतनी ज्यादा है कि इंटरवेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी ओर महारानी जमुनाबाई इन सारी चीजों पर नजर डाल रही है। वो जानती हैं कि क्योंकि वो पेट से हैं, इसलिए मल्हर राव उनकी जान भी ले सकते हैं। इसी वजह से वो खुद का खाना बनाती हैं, एक खंजर यानी कि डैगर के साथ सोती हैं, अपने साथ एक वफादार कुत्ते को रखती हैं और अल्टीमेटली अपनी छोटी बेटी के साथ बड़ौदा से भाग जाती हैं ताकि मल्हर राव उनको टारगेट ना कर पाए। अब इसी टाइम कहानी में ट्विस्ट आता है। कर्नल फायर मल्हर राव गायकवाड़ पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं। कर्नल फायर बोलते हैं कि कई दिनों से उनकी तबीयत खराब है और उन्होंने अपने शरबत के ग्लास में बहुत अजीब सी चीज देखी। एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जो कहते हैं कि इस शरबत में आर्सेनिक जैसे केमिकल्स डाले हुए हैं। इमीडिएटली कर्नल बॉम्बे सरकार और वाइस रॉय को एक टेलीग्राफ लिखते हैं ये कहते हुए
कि मल्हर राव मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी 1875 में मल्हार राव को अरेस्ट कर दिया जाता है जब उनके 2 नौकर कर्नल के सपोर्ट में गवाही देते हैं। उसके बाद हियरिंग स्टार्ट होती है। महाराज मल्हार राव एक बहुत मशहूर ब्रिटिश लॉयर सार्जेंट विलियम बैलेंटाइन को ट्रायल में उनको डिफेंड करने के लिए। इस केस के बाद बैलेंटाइन पूरे देश में एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। 6 मेंबर कमीशन में से 3 कर्नल के सपोर्ट में वर्डिक्ट देते हैं और 3 महाराजा के सपोर्ट में। उनके लॉयर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं बड़ौदा और बॉम्बे में। इनफैक्ट उनके लिए एक गरबा भी कंपोज किया जाता है। पर इस परफॉर्मेंस के बावजूद बेचारे महाराज जी नहीं बचते। अंग्रेजों की सरकार ऐलान करती है कि मल्हार राव को कुर्सी से हटाया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये कुर्सी होगी किसकी। अंग्रेज गायकवाड़ परिवार के कई सदस्यों को इनवाइट करते हैं ये देखने के लिए कि अगला महाराजा कौन बनेगा। जमुना बाई जो कई समय से छुपी हुई हैं, वो इधर अपनी चाल खेलती हैं। मल्हार राव के हटने के बस 10 दिन बाद वो बड़ौदा पहुंचती हैं एक स्पेशल ट्रेन से और उनको एक महारानी का वेलकम दिया जाता है। अब जमुना बाई जन्म देती हैं एक लड़की को, जिसकी वजह से उनका बच्चा एक महाराजा तो नहीं बन सकता, पर वो ये चाहती हैं कि उनको फुल डिसीजन मेकिंग पावर मिले ताकि वो उनके पति के बाद अगले राजकुमार को चुन सके। वो कहती कि उनके पति ने अंग्रेजों को मदद करी थी 1857 म्यूटिनी में और इसी वजह से उनको ये हक मिलना ही चाहिए। वो चाहती कि ऐसा कोई नौजवान लड़का अगला महाराजा बने जिसको वो कंट्रोल कर पाए। अंग्रेज भी यही चाहते हैं कि एक बच्चा महाराजा बन जाए जिसको वो नचवा पाए। एक काउंसिल क्रिएट करी जाती है जिसमें रानी जमुना बाई और अंग्रेजी ऑफिशियल्स भी हैं। इस काउंसिल के सामने कई गायकवाड़ परिवार के सदस्य अपना केस पेश करते हैं कि अगले महाराज वो क्यों बनने चाहिए, पर ये काउंसिल सबके नाम रिजेक्ट करती रहती है। इनफैक्ट परिवार के एक सदस्य मुरार राव इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो खुद की जान ले लेते हैं। एक दूसरे आदमी सदाशिव राव ये डिसीजन एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और फिर मजबूरन उनको बनारस भेज दिया जाता है। कई इंटरव्यूज लिए जाते हैं पर ये डिसाइड नहीं होता कि अगला महाराज कौन बनेगा बड़ौदा का। महाराजा की सर्च और बड़ी करी जाती है। सर्च पार्टीज बनाई जाती हैं, रिकॉर्ड्स एग्जामिन करे जाते हैं और पंडितों को भी पूछा जाता है। सारी नजरें अब जाती हैं गायकवाड़ परिवार की खानदेश ब्रांच पर। ये परिवार की वो ब्रांच है जिसको ट्रेस किया जा सकता है मराठा किंग और लीडर छत्रपति शाहू जी तक। पर किस्मत में इस परिवार के लिए कुछ और ही लिखा होता है। उनको बहुत छोटी सी जमीन दी जाती है महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर के पास, जहां मानो बस उनके 100 से 150 घर हैं, एक मंदिर है, एक बैनियन ट्री और पतली सी नदी। कई सालों से ये परिवार बस खेती बाड़ी से ही अपना पैसा कमाता है, पर सडनली इस परिवार की किस्मत बदल जाती है। बड़ौदा पर राज कौन करेगा, उसका जवाब इन खानदेश लोगों के गांव में ही मिलता है। पर बड़ौदा के कई अमीर एलिट इस बात से खुश नहीं है। वो एक दावा करते हैं कि इस परिवार के वंश को अगर हम ट्रेस करेंगे तो एक आदमी मिलेंगे प्रताप राव, और वो दावा करते हैं कि प्रताप राव इस परिवार के एक नाजायज औलाद है। अगर ये सच साबित होता है तो इस परिवार से अब कोई महाराजा बन ही नहीं सकता। इस वजह से काउंसिल एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करती है। नासिक, त्रयंबक और पंढरपुर में बसे कई पंडितों से पूछा जाता है ताकि वो परिवार का वंश देख सके। पर सरप्राइजिंगली ऑफिशियल फैमिली रिकॉर्ड्स में प्रताप राव का नाम मिलता है। 3 छोटे लड़कों पर नजर डाली जाती है, आनंद राव, गोपाल राव और संपत राव। काउंसिल चाहती है कि एक छोटा सा लड़का ही बने जिसको हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकें। माना जाता था कि 15 साल के आनंद राव कुछ ज्यादा ही बड़े हैं और संपत राव कुछ ज्यादा ही छोटे, इसीलिए 12 साल के गोपाल राव इस रेस के फ्रंट रनर हैं। जब एक अंग्रेजी ऑफिशियल इस लड़के पर नजर डालते हैं, वो कहते हैं कि ये लड़का थॉटफुल भी है और फ्रेंडली भी। ये लड़का ना कभी स्कूल गया है और ना इसको पढ़ना लिखना आता है। महारानी जमुना बाई इन तीनों लड़कों से एक सवाल पूछती है, तुम्हें इधर क्यों बुलाया गया है? आनंद राव और संपत राव इस सवाल का जवाब दे नहीं पाते, जबकि गोपाल राव बिना किसी झिझक से बोलते हैं महाराजा बनने के लिए। फिर 27 मई 1875 को
ज्योतिषों की इजाजत से एक फॉर्मल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी जाती है। 12 साल के गोपाल राव को एक नई आइडेंटिटी दी जाती है, सयाजी राव गायकवाड़ द थर्ड की, जो अब इंडिया की वन ऑफ द रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट्स पर राज करेंगे। अंग्रेज मानते हैं कि एक परफेक्ट महाराजा मिल गया, एक शांत और अनएजुकेटेड गांव का लड़का जिसको वो अपनी उंगलियों पर नचा सके। पर उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस लड़के के भविष्य में लिखा क्या है। जब 12 साल के गोपाल राव बड़ौदा में एंटर करते हैं, ये नहीं कि वो अब एक अय्याशी की जिंदगी जिएंगे, बल्कि उन पर बहुत दबाव है। ऑलमोस्ट 2400 घंटे उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको करना क्या है। जहां वो इमली के पेड़ चढ़ना चाहते हैं, मजबूरन उनको गार्ड्स और ट्यूटर्स से घेरा जाता है गवर्नेंस समझने के लिए। उनका महल उनके गांव से बहुत अलग है। जो कपड़े उनको पहनने पड़ते हैं वो भी बहुत भारी है। कई बुजुर्ग लोग उनके सामने अपना मत्था टेकते हैं, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। रानी जमनाबाई भी मानती है कि अगर सयाजी राव को ढंग का महाराजा बनना है तो वो सॉफ्ट नहीं हो सकते, उनको राजनीति ढंग से समझनी होगी। इसलिए उनको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करवाती हैं, मैनर्स समझाती हैं और कॉन्स्टेंटली बताती हैं कि उनका रहन सहन कैसे होगा। धीरे धीरे एक छोटे से गांव के लड़के पर एक बड़े साम्राज्य का बोझ डाला जाता है। उनके रूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए अंग्रेज एक मेंटर देते हैं, जो इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दीवान राजा टी माधव राव। माधव राव जी के अंडर उनकी ट्रेनिंग 6 साल तक चलती है, जो सयाजी राव की फाउंडेशन बनाती है। उनको समझाया जाता है कि उनके साम्राज्य में पैसा कैसे चलता है, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करा जाता है और सैलरीज और जमीन की क्या अहमियत होती है। उनको बताया जाता है कि महाराज का एक डिसीजन हजारों जिंदगियां बदल सकता है एक चुटकी में। घंटों उनको किताबें पढ़ाई जाती हैं, रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं, सरकारी दफ्तरों की वॉक्स करवाई जाती हैं, कर्मचारियों से इंट्रोडक्शंस करवाए जाते हैं, काउंसलर्स और अकाउंटेंट से मिलाया जाता है और मानो बड़ौदा का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट रटाया जाता है। आपके लिए कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए याद रखना कि सयाजी राव एक गांव में पले बड़े थे और वो आज तक स्कूल भी नहीं गए हैं। जहां उनकी स्टार्ट 0 से हुई थी, आज वो हजारों ऑफिशियल से घिरे हुए हैं। और इस ट्रेनिंग के लिए उनको एक और ट्यूटर दिए जाते हैं, एक ब्रिटिश ऑफिसर FAH एलियट, जो जमनाबाई की तरह उनको सिखाएंगे कि महाराज का रहन सहन होता क्या है। इंग्लिश हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल लेक्चर्स, मैनर्स और पॉस्चर और पब्लिक स्पीकिंग के उनको लेसन दिए जाते हैं। मानो ये सयाजी राव की MBA डिग्री है। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो बस एक छोटे से लड़के हैं। कई बार वो अपने घर को मिस करते हैं, उस गांव को मिस करते हैं जहां वो पले बढ़े, वो अपने परिवार को मिस करते हैं। इसी अकेलेपन को सॉल्व करने के लिए जमनाबाई डिसाइड करती है कि सयाजी राव की अब शादी करवाई जाएगी। 1879 में उनकी शादी तय करी जाती है लक्ष्मीबाई से। जब वो महल में एंटर करती है, उनको एक नया नाम दिया जाता है, चिमनाबाई। कुछ ही देर बाद सयाजी राव को अपना पहला बच्चा मिलता है, पर 15 महीने बाद ही उनकी बच्ची का देहांत हो जाता है। उनको और चिमनाबाई को 2 और बेटियां होती हैं, पर एक की वापस से मृत्यु हो जाती है। इन पर्सनल ट्रेजेडीज़ का उन पर एक बहुत बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। पर ऐसी मोमेंट्स के दौरान भी उनको ज़्यादा राहत नहीं मिलती, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अभी भी चालू है। वो हर दिन दुनिया के सबसे इफेक्टिव ट्यूटर्स से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एलियट से। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि एलियट की ट्रेनिंग इस लड़के को सोचना सिखा देगी, और बस सोचना ही नहीं बल्कि सवाल करना भी। पर सयाजी राव के अभी पीठ के पीछे मानो एक गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही। एक तरफ माधव राव चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश कर दी जाए, जहां महाराजा को ऑन पेपर तो टाइटल मिलेगा, पर उनकी पावर्स लिमिटेड हो जाएंगी। वहीं जमनाबाई और एलियट, जो महाराजा के टीचर रहे हैं, वो सपोर्ट करते कि महाराजा ही पूरे एब्सोल्यूट रूलर बन जाए बड़ौदा पर। इस टग ऑफ वॉर के चलते 28 दिसंबर 1881 को ब्रिटिश इंडियन सरकार अनाउंस करती है कि 18 साल के सयाजी राव को अब सारी पावर दी जा रही, और इस दिन पर बड़ौदा मानो अपनी दिवाली मनाता है। सयाजी राव क्लियर इंग्लिश में अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं, और इस स्पीच के बाद उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर
स्टार्ट होने वाला है। फुल महाराजा बनने के बाद 15 साल की वो इंटेंस सेल्फ ट्रेनिंग करते हैं। वो मानो हर डिपार्टमेंट की हर फाइल पढ़ते हैं। वो काम से इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद मानो बस एक ही है। कुछ सालों बाद वो एक लाइन कई बार दोहराते हैं, आई एम अवेक बिकॉज आई हैव वर्क। अब प्रोफेशनल लाइफ में तो वो इतने बिजी हैं, पर इसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ में एक ट्रेजेडी आती है। मई 1885 को उनकी पहली बीवी का देहांत हो जाता है। इस सदमे का इतना बुरा असर पड़ता है उन पर कि वो ढंग से सो भी नहीं पाते। इसी वजह से उनके डॉक्टर्स उनको सलाह देते हैं कि क्यों ना वो अब्रॉड चले जाएं। उनको इतने दुखी देखकर उनकी अडॉप्टेड माँ जमुना बाई उनकी एक दूसरी शादी करवाती है। मई 1887 में फिर वो अपनी पहली अब्रॉड ट्रिप पर जाते हैं, बॉम्बे से सिलोन, और फिर वो यूरोप जाते हैं ताकि वो अपनी नींद की परेशानी को ट्रीट कर सके। अब उस समय हिंदू समाज में माना जाता था कि अब्रॉड जाना अच्छा नहीं है क्योंकि उनकी कास्ट चले जाएगी। इसी वजह से सयाजी राव के कई साथी उनके साथ जाना भी नहीं चाहते थे। उनके परिवारों को पैसे दिए गए। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो महाराजा को अकम्पनी करेंगे। इस पहली जर्नी ने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया सयाजी राव की जिंदगी का। इसके बाद उन्होंने यूरोप के लिए 24 ट्रिप्स करी और अपने 60 साल के राज के दौरान वो करीब 22 साल देश के बाहर रहे। अपने पहले कुछ सालों के रूल के दौरान उनका फोकस रहा ढंग के लोगों को चुनना, इसलिए उन्होंने अपने आदमी छांटे और कई बार गुजरात और महाराष्ट्र के बाहर से लोगों को बुलाए उनकी एक्सपर्टीज के लिए। एक समय उनके महल में 200 लोग होते थे, पर उन्होंने इस नंबर को बस 40 कर दिया, ड्यूटीज को रीअसाइन करवाया और महल के फाइनेंसेस को कंट्रोल किया। अपनी फॉरेन ट्रिप्स के दौरान जो भी चीजें वो सीखते वो बड़ौदा वापस लेकर आते। 1880s और 1890s के दौरान वो अपने राज्य में कई टूर्स करते और अपनी जिंदगी भर उन्होंने 35 बार अपनी टेरिटरीज का टूर किया। कई बार लोग उनको रोड पर रोकते और अपनी पेटिशंस उनको प्रेजेंट करते। फिर उन्होंने कई ऐसे रिफॉर्म्स क्रिएट करे जो उस समय बहुत रैडिकल थे। जैसे 1892 में उन्होंने इंडिया का पहला कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, यानी कि फ्री और कंपल्सरी स्कूलिंग उनके पूरे राज्य में। उनकी वजह से एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने बड़ौदा में एक हाई स्कूल, कॉलेज और न्याय मंदिर बनाया। गायकवाड़ स्टेट रेलवेज को करीब 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया गया, जिससे कई गांव मार्केट से कनेक्ट हो पाए। पर अगले कुछ सालों के दौरान उनके एम्पायर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। 1896 में उनके राज्य में महामारी आती है। एक प्लेग आता है जिसकी वजह से कई किसान रिवोल्ट करने लग जाते हैं। लोग इतने बेचैन है अपनी गरीबी से कि उनके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है। फिर 3 साल बाद एक छपनिया फैमिन होता है। ये ट्रेजेडी इतनी गहरी है कि मानो राज्य के कई डिस्ट्रिक्ट्स गरीबी से मारे जा रहे हैं। ये क्राइसिस महाराजा का सबसे बड़ा टेस्ट है। इस समय वो ये ऐलान करते हैं कि राज्य में पानी का सप्लाई एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। इस चीज के लिए वो एक इंजीनियर को बुलाते हैं, जगन्नाथ सदाशिव, और उनके साथ मिलकर सूर्य नदी पर एक डैम कंस्ट्रक्ट करवाते हैं ताकि राज्य में पानी की किल्लत रुक सके। ये काम 5 साल में खत्म कर दिया जाता है ताकि बड़ौदा में कम से कम साफ पानी मिल सके। इस क्राइसिस को डील करते हुए सयाजी ये सीखते हैं कि वो अपनी जजमेंट को ट्रस्ट कर सकते हैं और स्लोली एक इंडिपेंडेंट रूलर बन सकते हैं। और कुछ ही समय बाद यही चीज उनके और अंग्रेजों के बीच में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। 1900 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन इंडिया आ रहे हैं और ट्रेन से बड़ौदा पास करने जा रहे हैं। वो महाराजा के स्टेट रिसेप्शन को स्वीकार नहीं करते, बल्कि डिमांड करते हैं कि वो खुद इन पर्सन मिले। पर सयाजी राव, जिनकी बीवी बीमार है, वो अब्रॉड है। इसी वजह से लॉर्ड कर्जन एक सर्कुलर जारी करते हैं। From now on, no Indian ruler may visit Europe without the government of India's leave, and in return, rulers must devote themselves entirely to their people, not the pursuit of pleasure. महाराजा इस चीज को पढ़कर गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने दीवान को लिखते हैं कि इस सर्कुलर के हिसाब से हम लोग तो पेड सर्वेंट से भी बदतर हैं, हमारी कोई डिग्निटी ही नहीं है। पर इस लेटर की वजह से सयाजी राव अपने प्लान चेंज नहीं करते, उल्टा वो यूरोप कई और बार जाते हैं। वो लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं और क्वीन विक्टोरिया के गेस्ट भी बनते हैं विंडसर में। यूरोप में वो सीखते हैं रेलवेज, इंडस्ट्रीज, लाइब्रेरीज, आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में।
और बाहर इतना टाइम स्पेंड करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जनवरी 1903 में किंग एडवर्ड VII के लिए एक दरबार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सयाजी एक एलिफेंट प्रोसेशन ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। वाइसरॉय महाराजा को बोलते हैं कि उनका ये रिजेक्शन किंग एडवर्ड के डिसरिस्पेक्ट से कम नहीं होगा। सयाजी बात मान जाते हैं और अपने परिवार के साथ ये दरबार अटेंड करते हैं। इस इवेंट के लिए वो अपना मशहूर डायमंड नेकलेस पहनते हैं। इस दरबार में हजारों ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स की मिलिट्री परेड्स हो रही है। बड़ौदा के ऑफिशियल्स और सोल्जर्स जो टिपिकली ब्राइट रेड कोट पहनते हैं, उनको अंग्रेज ये कोट पहनने से मना कर देते हैं क्योंकि वो चाहते कि अंग्रेजी ऑफिशियल्स और ट्रूप्स विजुअली दूसरे लोगों से स्टैंड आउट करें। इसलिए लाल रंग जो यूजुअली रॉयल्टी को डिनोट करता है, वो बस अंग्रेजों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। सयाजी राव इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो इस चीज को ह्यूमिलिएटिंग मानते हैं। इसे वो कहते हैं कि वो तो ये ड्रेस पहनेंगे ही पहनेंगे। और सयाजी राव की ऐसी डिसओबीडियंस रुकती नहीं है। पर सयाजी ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बस लेटर्स से नहीं लड़ी जा सकती। इसीलिए वो 1906 में अमेरिका जाते हैं, जहाँ वो स्कूल्स और फैक्ट्रीज के सामने खड़े रहकर अमेरिकन एजुकेशन एक्सपर्ट को रिक्रूट करते हैं ताकि वो बड़ौदा के स्कूल्स को मॉडर्नाइज कर सके। अब उन्होंने मॉडर्नाइज करने की तो बहुत कोशिश करी अपने एम्पायर को, पर वो ये भी जानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट तब तक नहीं हो सकती जब तक उनके पास पैसा ना हो। इसीलिए वो बड़ौदा के मर्चेंट्स, लैंड होल्डर्स और स्टेट डिपार्टमेंट से पूछताछ करते हैं, जो आज भी बॉम्बे के ब्रिटिश कंट्रोल बैंक से ही लेन देन करते हैं। ये पैसा तो इंडिया से कमा रहे हैं, पर इनके बॉस लंदन में बैठे हुए। वो एक कन्विंस हो जाते हैं कि इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के लिए आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, और इसी वजह से वो 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टैब्लिश करते हैं। इस बैंक का मकसद है लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देना, उनको लोन देना, ताकि इन लोगों को अंग्रेजी बैंक के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। अब बड़ौदा का टैक्स और जो लैंड रेवेन्यू है वो तो उनकी सरकार का है, पर ये पैसा डिपॉजिट और सर्कुलेट अंग्रेजी बैंक्स के जरिए होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा बनाकर अब ये पैसा भी एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में ही रखा जाता है। और जो अच्छी चीज करी सयाजी राव ने, उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि अब हर मर्चेंट को, हर लोकल एंटरप्रेन्योर को मेरा ही बैंक यूज करना पड़ेगा, बल्कि उन्होंने कैपिटलिज्म यूज किया। बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतना पास है और इतना कन्वीनियंट है कि वो ऑटोमेटिकली उस बैंक को यूज करने लग जाते हैं। तो बिना कोई बड़ी स्पीच या फिर लड़ाई या फिर रिवोल्ट से सयाजी राव ने बस एक कैपिटलिस्ट थिंकिंग की वजह से फाइनेंशियल कंट्रोल अपने पास रखा। पर कुछ साल बाद जो पुराने जख्म हैं उनके और अंग्रेजी एम्पायर के बीच, वो सामने आते हैं किंग जॉर्ज V की ग्रैंड कॉरोनेशन दरबार में। सयाजी राव दिल्ली पहुंचे सेरेमनी में एक प्लेन व्हाइट ड्रेस में। लोग सरप्राइज है कि भाई महाराजा अपनी फॉर्मल ड्रेस में क्यों नहीं है। जब उनकी बारी आती है राजा के सामने झुकने की, वो थोड़ा सा झुकते हैं और फिर इमीडिएटली अपनी पीठ मोड़ लेते हैं। ब्रिटिश स्कैंडलाइज हो गए। सयाजी को बताया जाता है कि गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग उनसे इमीडिएट अपॉलजी मांग रहे हैं। सयाजी सॉरी तो बोल देते हैं, पर ये एपिसोड बहुत बड़ा बन गया है। दिसंबर 18 को द टाइम्स एक एडिटोरियल पब्लिश करता है बड़ौदा के महाराजा को क्रिटिसाइज करते हुए। मोतीलाल नेहरू बोलते हैं कि सयाजी राव ने माफी मांगी ही क्यों। अब कुछ टाइम बाद कंट्रोवर्सी तो ठंडी हो जाती है, पर एक परमानेंट स्कार आ गया है सयाजी राव और अंग्रेजों के बीच। और सयाजी राव इधर रुके नहीं, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट दी बाल गंगाधर तिलक के केसरी और द मराठा जैसे न्यूज़पेपर्स को। स्पेशली जब अंग्रेज बाल गंगाधर तिलक पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर डाल रहे थे, उन्होंने कई इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी ताकि वो देश छोड़कर पढ़ाई कर सके। अंग्रेजों को सर्व करने के लिए नहीं, बल्कि ताकि वो देश आकर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ राष्ट्रवाद को प्रमोट कर सके। और अंग्रेजों ने इस बात को नोटिस किया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस सिस्टम सयाजी राव को ट्रैक करने लग गया, पर उनको कभी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, ना कोई स्पीच मिली, ना कोई मैनिफेस्टो। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स बनाई गई, स्कॉटलैंड यार्ड तक को कंसल्ट किया गया, पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन सॉलिड एविडेंस नहीं ढूंढ पाई सयाजी राव के खिलाफ। अब ब्रिटिश राज इजीली सयाजी राव को हटा नहीं सकता था,
उनके अच्छे संबंध थे दूसरे प्रिंसेस के साथ और वो अपने राज्य में बहुत पॉपुलर थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना इफेक्टिव था कि राज्य में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। तो भाई अब अंग्रेज कौन सा बहाना ढूंढे सयाजी राव को हटाने का, उनको कुछ मिला ही नहीं। और इसके पीछे है कि सयाजी राव साइकोलॉजी अंग्रेजों से बेहतर समझते थे। इसके अलावा उन्होंने इंस्टीट्यूशंस यूज करे और नेतागिरी नहीं करी। उन्होंने स्कूल्स बनाए, लाइब्रेरीज बनाई, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी, जिससे अंग्रेज ये नहीं बोल सकते कि देखो ये गद्दार आदमी है। फिर जब कोई प्रॉब्लम आती भी तो महारानी इंटरवीन कर देती और वो अंग्रेजी ऑफिशियल्स को डिप्लोमेटिकली अश्योर करती कि भाई आप टेंशन मत लो, सयाजी राव सोशल रिफॉर्म चाहते हैं और ना कि आज़ादी। अब वो अंग्रेज़ों के साथ तो लड़ सकते थे, पर उनके कई चैलेंजेस अपनी कम्युनिटी से आए जब वो इस कम्युनिटी को रिफॉर्म करना चाहते थे। जैसे गणेश भट्ट अपनी पढ़ाई करके इंग्लैंड से बड़ौदा आए। ऑलमोस्ट इमीडिएटली गणेश बड़ौदा की सोसाइटी को रिफॉर्म करने चल दिए। अब गणेश की पर्सनल लाइफ में भी कई चैलेंजेस आए। रिसेंटली उनकी पत्नी की मौत हुई और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो वापस शादी करें, पर गणेश एक स्टैंड लेते हैं कि वो शादी करने के लिए राजी हैं पर एक विधवा से शादी करेंगे। उनके पेरेंट्स ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो बहुत कंजर्वेटिव है। वो उल्टा धमकी देते हैं गणेश को कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है समाज में और कई लोग गणेश के फैसले के खिलाफ खड़े होते हैं। प्रॉब्लम इधर तक आ गई है कि गणेश को शादी करवाने के लिए पंडित वगैरह भी नहीं मिलते और इधर ही सयाजी राव एंटर करते हैं। वो बोलते हैं कि मंडप तो बनेगा ही बनेगा। वो प्रेस और कई इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज को बॉम्बे और पुणे से बुलाते हैं। वो ये इंश्योर करते हैं कि ये शादी बस शादी ही नहीं, एक पब्लिक स्टेटमेंट बने। सेलिब्रेशंस लक्ष्मी विलास पैलेस में करी जाती है जहाँ एक ग्रैंड डिनर है। 300 गेस्ट को इनवाइट किया गया है, पर इन गेस्ट में गणेश के पिताजी मौजूद नहीं है जो इनविटेशन को ठुकरा देते हैं। अब सयाजी पिताजी को क्या बोलते हैं कि ठीक है आप ये शादी मत मानो, पर कम से कम आप मेरे साइड में बैठ तो सकते हो। अब महाराज का संदेश है, इससे पिताजी कुछ बोल भी नहीं सकते। जब पिताजी उधर आते हैं और महाराजा जी के साथ बैठते हैं, उनको मिठाई दी जाती है और स्लोली उनका माइंड चेंज करा जाता है। इसी तरह कई सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट पास करी जाती है। बच्चों की शादियों के खिलाफ एक एक्ट पास करी जाती है। प्राइमरी एजुकेशन प्रमोट किया जाता है। पीनल कोड लगाया जाता है और हिंदू डिवोर्स एक्ट इंट्रोड्यूस करी जाती है, जिससे महिलाओं को डिवोर्स मिल सकता है कई ग्राउंड्स पर। एक कंट्रीब्यूशन जो आप आज भी देख सकते हो वो है उनकी लाइब्रेरी। सयाजी राव एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाते हैं, हर आदमी के लिए ओपन करी जाती है। इस लाइब्रेरी में बुक्स की सर्कुलेशन देश की किसी भी लाइब्रेरी से ज़्यादा है। गांव-गांव तक किताबें पहुंचाने के लिए एक ट्रैवलिंग लाइब्रेरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। बुक्स को वुडन बॉक्सेस में डालकर स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस तक भेजा जाता है। बड़ौदा के लाइब्रेरी सिस्टम को वेम्बली के ब्रिटिश एम्पायर एग्जीबिशन में शोकेस किया जाता है और फिर रोम में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस में दिखाया जाता है। अब सयाजी राव की वैल्यूज इस हद तक भी देख सकते हो कि उन्होंने BR अम्बेडकर को सपोर्ट दिया उनकी पढ़ाई के लिए। उन्होंने स्कॉलरशिप दी जिससे BR अम्बेडकर सबसे पहले US की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ सके और फिर लंदन में। सयाजी राव की जिंदगी में बस एक चूक रह गई, वो दूसरे लोगों को तो समझ पाए पर अपने बच्चों को नहीं। उनको ये बहुत रिग्रेट हुई कि उन्होंने अपने पिता का रोल इतना बखूबी नहीं निभाया। उनके सबसे बड़े बेटे फतेह सिंह राव III शराब से एडिक्टेड हो गए। 25 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो जाती है, जिस चीज़ की वजह से सयाजी राव कभी रिकवर नहीं कर पाते। 7 साल बाद उनके दूसरे बेटे जय सिंह एक घोड़े से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इन 2 इंसिडेंट्स का बहुत बड़ा असर पड़ता है उन पर। सयाजी राव की ज़िंदगी में आपको कई मोमेंट्स मिलेंगी लोनलीनेस के बारे में। आफ्टर ऑल वो एक छोटे से गांव के लड़के थे जिनको सडनली एक महाराजा बना दिया गया और वो उस अपनी पास्ट लाइफ से बहुत कनेक्टेड थे। ऐसे रूमर्स ये थी कि उन्होंने उन कपड़ों को कभी नहीं फेंका जिन कपड़ों में उन्होंने पहली बार महल में कदम रखा था। वो डिसीजंस लेते वक्त कई बार अपने चाइल्डहुड को याद करते जब वो एक गांव में थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका रूल खत्म हुआ जो 50 साल से ज़्यादा था एंड विच वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल अमंग इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। आज भी बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने में मिलेगी। वडोदरा में उनकी महक आपको पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम्स और क्लासरूम्स में भी मिल जाएगी जहाँ उनका नाम लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे लीडर्स ने उनके गवर्नेंस मॉडल को सहारा है और कई स्कॉलर्स ने उनकी ज़िंदगी को स्टडी करने की कोशिश करी है। अगर हमारे देश के आधे पॉलिटिकल लीडर्स भी सयाजी राव की लाइफ की वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे
तो ये देश वही सुनहरी चिड़िया बन सकता है जो एक समय वो था।